तो ये बड़ी अच्छी बात है कैप्टन साहब आपकी। कैप्टन साहब मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स पे आपकी बड़ी गहरी नजर है, इंटरनेशनल जो अफेयर्स है उस पर भी आपने देखा होगा कई डिबेट्स में वो लगातार अब आ रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार भी हूं, क्योंकि हर रोज वो बात करते हैं और हर रोज नए पॉइंट्स देके जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आपका इस्तकबाल है। एक बहुत बड़ी खबर जो आ रही है तख्ता पलट की, मैंने अपडेट दी, आप शायद आ गए थे कैप्टन साहब। 2 दिसंबर को नेतन्याहू को अदालत में पेश होना है, भ्रष्टाचार का मामला है। यह कहा जा रहा है कि अगर उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो दरअसल यह अदालती कार्रवाई नहीं, यह तख्ता पलट कहलाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है कि इनको हटाया जाए? क्योंकि खबरें तो बहुत तेजी से चल रही हैं कैप्टन साहब। हाँ डॉक्टर रिजवी, आपने सही फरमाया। नेतन्याहू के ऊपर एक नहीं अनेकों मुकदमे चल रहे हैं इजराइल में। ज्यादातर जो इजराइल में उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं वो 2 तरह के हैं, या तो उनके पास संपत्ति बहुत ज्यादा है या उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो ऐसे में इजराइल की जो जुडिशरी है वो पिछले साल 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ उसके पहले जुडिशरी ने बहुत मजबूती से नेतन्याहू को चारों तरफ से घेर लिया था और नेतन्याहू को एक के बाद एक कारण बताओ नोटिस इशू हो रहे थे, जिसका जवाब वो दे नहीं पा रहे थे। तो अब जब जुडिशरी को फाइनली फिर से मौका मिला है, और जैसा कि हम सब जानते हैं इजराइल की जो जुडिशरी है वो नेतन्याहू से बहुत नाराज है, क्योंकि पिछले कुछ साल से ही नेतन्याहू बहुत कोशिश कर रहे थे कि जुडिशरी को छोटा कर दिया जाए, उसके पद उतर दिए जाएं, और जुडिशरी को वहां जो जजेस हैं, खासतौर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ऐसे लोगों को वहां बिठाया जाए जो कि हमेशा सरकार की बात सुनेंगे और हर फैसला सरकार यानी नेतन्याहू के हक में देंगे। तो अब अगर नेतन्याहू को गलत ठहराया जाता है। कैप्टन साहब, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकूंगा और फिर से वहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन खबर यह है यूनुस चौरवारा साहब ने दिया है कि अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदेश लेकर, पैगाम लेकर एलन मस्क जो है वो ईरानी सफीर, ईरानी एम्बेसडर के पास पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है और मैं इस पे बात करूंगा। मैं याद दिलाऊंगा डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान कि ईरान अब पहला जैसा नहीं है, ईरान एक बहुत ही मजबूत मुल्क हो गया है, उससे दोस्ती करने की जरूरत है। कंटिन्यू कीजिए, फजील अहमद साहब भी आ गए। कैप्टन साहब, तो अगर इजराइल के कोर्ट में फैसला जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ जाता है तो नेतन्याहू की जो पॉलिटिकल पावर है उसमें काफी कटौती हो जाएगी। ऐसे भी नेसेट में या लिकुद पार्टी के अंदर ही उनके काफी विरोधी हैं जो चाहते हैं कि नेतन्याहू को हटा दिया जाए। बहुत बड़ा दारोमदार इस पर भी रहेगा कि अमेरिका क्या करता है। क्या नए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या नेतन्याहू को जिंदा रहने देंगे, पॉलिटिकली एक्टिव रहने देंगे और इजराइल का प्रधानमंत्री रहने देंगे? अमेरिका आमतौर पर ऐसे में क्या करता है कि अगर उसे नेतन्याहू को बचाना है तो वो इजराइल में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पोजीशन में जो भी है, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं या इजराइल का प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अमेरिका बिहाइंड द सीन जाके उनको डरा देता है और कहता है कि अगर तुम नेतन्याहू को हटाकर प्रधानमंत्री बने तो ना तो हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे ना तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हारा अमेरिका में जो कुछ है, तुम्हारे बच्चे जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं या तुम्हारी जो प्रॉपर्टी अमेरिका में है वो भी सीज कर लेंगे। ऐसा अमेरिका ने काफी दूसरे देशों में किया है। तो फिलहाल नेतन्याहू के ऊपर जो छाया हुआ है वो हर रोज ज्यादा गहरा होता जा रहा है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखना पड़ेगा कि कोर्ट के वर्डिक्ट का नेतन्याहू के पॉलिटिकल करियर पर क्या असर पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे कैप्टन साहब। और ये जो भी खबर हमने दी है कैप्टन साहब कि जो एलन मस्क है
जो बहुत करीब हो गए डोनाल्ड ट्रंप के, पूरे कैंपेन में साथ साथ रहे हैं और बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा किरदार शायद वो इस नई सरकार में अदा करेंगे। वो ईरान के एम्बेसडर से मिल रहे हैं। क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? अभी वो सदर नहीं हुए, लेकिन ये मुलाकात, ये मीटिंग कितनी अहमियत की हामिल है। अब इसके पस मंजर में, इसके बैकग्राउंड में जाकर के आप नेतन्याहू को देखिएगा। कैप्टन साहब, मैं छोटा सा आपसे वो लेना चाहता हूं, उसके बाद फिर फजील साहब पर, वैसे आप फुल भी बोल सकते हैं यहां कोई पाबंदी नहीं है। देखिए, आज दो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं, कल और आज। एक तो जैसा आपने बताया कि एलन मस्क ने जाके न्यूयॉर्क में ईरान के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिले, बातचीत किए। ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो चाहते हैं कि ईरान के साथ एक डिप्लोमेटिक चैनल, चाहे वो बैकग्राउंड में ही हो, खोल दिया जाए। और दूसरा बहुत बड़ा डेवलपमेंट आज जो हुआ है कि अमेरिका ने उनका जो एम्बेसडर है बेरूत में, लेबनान में, उसको एक पीस प्लान का खाका दिया है। जाहिर बात है कि ये पीस प्लान का जो खाका दिया है उन्होंने अपने एम्बेसडर को बेरूत में, अमेरिका ने, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का ही प्लान है। और उनको, एम्बेसडर साहब को खास हुक्म मिले हैं कि इस पीस प्लान को वो हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है उनके पास ले जाएं और डिस्कस करें। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है वो एलन मस्क का भी इस्तेमाल करेगी और बेरूत में जो उनके एम्बेसडर हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगी कि बिहाइंड द डोर एक डिप्लोमेटिक चैनल हिजबुल्लाह और ईरान के साथ खोला जाए। जी फडेल साहब, बिल्कुल बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। और मैं कैप्टन साहब पास, कैप्टन साहब, क्या इसकी वजह, जैसा कल हमने कहा कि एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है, जिस तरह से ईरान जो है वो चाइना के साथ मिलकर के, रूस के साथ मिलकर के, भारत के साथ मिलकर के, और अब सऊदिया भी उसमें शामिल हो रहा है, सऊदी के साथ मिलकर के पूरा जिस तरह का एक हब बन रहा है और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात चल रही। क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको भाप गए? क्या एलन मस्क ने उनको कुछ समझाया? मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि वो जो है जहादीदा इंसान है जो मैंने अंगेज किया, और मेरे ख्याल से जीत के पीछे कहीं ना कहीं एलन मस्क का हाथ है। कई ट्वीट उन्होंने गाजा के ताल्लुक से किए थे, आपको याद होगा। और डोनाल्ड ट्रंप को मेरे ख्याल से अगर मुसलमानों से कनेक्ट करने का काम किया है, उनको बयान, उनके नजरियात को बदलने का काम किया है, तो ये एलन मस्क का काम है। और यही वजह है कि वो नुमाइंदगी करने गए। तो क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर का खौफ है कि नई एक पॉलिसी जो है वो इख्तियार कर रहा है अमेरिका, और ये पहली बार होगा मेरे ख्याल से। जी कैप्टन साहब। जी हाँ, एलन मस्क जो है वो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है। पैसे से पैसा कमाना है कैसे वो जानते हैं, तकनीक से पैसा कमाना है कैसे वो जानते हैं, और हर मसले पर उनकी एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, यानी एक नया उनका अंदाज होता है। तो उनको मालूम है, और डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अमेरिका को अपना दबदबा आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में बना के रखना है। अमेरिका को अरब के जितने मुल्क हैं उनको अपना दोस्त बना के रखना है। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है, एक तो जैसे पुराने जमाने में होता था कि इनको डरा के, धमका के, लालच से, और इनके जो पॉलिटिकल या राजा वगैरह हैं, किंग्स, उनको करप्ट करके अपने बस में रखो। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है, एलन मस्क ने शुरुआत कर दी है कि मिडिल ईस्ट के जो दोस्त हैं अरब कंट्रीज, उनको और पक्का दोस्त अपनी तरफ झुका के रखने का एक नया तरीका है। वो ये कि उनको खुश रखो, उनके साथ बातचीत करो, उनको क्या चाहिए ये पता करो, उनको उनकी जो भी चाहत है उसको पूरा करो। और इसी रुख के तहत वो ईरान के साथ भी, ईरान की तरफ भी मुड़ रहे हैं। ईरान के ऊपर पिछले 1979 से लेके आज तक 4500 से ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए हैं, यानी ट्रेड सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हैं, और इसका कोई अभी तक जमीनी असर हुआ नहीं है, ईरान झुका नहीं है। तो अगर ईरान
पिछले 50 साल से अमेरिकन ट्रेड सैंक्शन से झुका नहीं है, तो क्या तरीका है कि अब आगे ईरान को झुकाया जाए? तो डोनाल्ड ट्रंप ने और एलन मस्क ने जो नया तरीका निकाला है कि ईरान से आस्ते आस्ते दोस्ती बढ़ाई जाए, और उस दोस्ती को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पर्दे के पीछे शुरुआती दिनों में कम से कम 20 जनवरी तक उनके जो स्पेशल एनवॉयज हैं वो जाके अलग अलग जगह पर ईरान के या हिजबुल्लाह के लीडरान से भी मिलेंगे और बात करेंगे। देखिए, हिजबुल्लाह क्या चाहता है कि हमास के ऊपर इजराइल हमले बंद कर दे, तो डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की जब एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी तो वो इजराइल के ऊपर दबाव डालेंगे, मीठा दबाव डालेंगे कि वो हमास के ऊपर जो रोज हमले हो रहे हैं उन हमलों को कम कर दें, और आस्ते आस्ते हिजबुल्लाह के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको भी एक लिमिटेड सीमित दायरे में ले आए। इससे होगा क्या, एक माहौल तैयार होगा जिसके तहत ईरान, हिजबुल्लाह सब जरा एक खुशनुमा मिजाज के साथ बात करने के लिए सामने आएंगे। बात तो एक दिन में ही चालू हो सकती है। आज अगर हमास 100 जो उन्होंने बंधक रखे हैं उनको छोड़ दे, हो सकता है छोड़ दे, डोनाल्ड ट्रंप समझाएंगे तो हो सकता है छोड़ दे। तो अगर हमास आज इन 100 बंधकों को छोड़ दे तो बातचीत के लिए बहुत ही पहला और बड़ा कदम शुरुआत हो जाएगा। तो एक नया चैप्टर खुल रहा है जिसमें एक नए तरीके से ईरान को, यानी ईरान और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं जैसे कि हिजबुल्लाह, हूती, इनके साथ एक नई शुरुआत की कोशिश की जा रही है। जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है कि ये एक चीज तो है, लेकिन मैं एक चीज और कैप्टन साहब जानना चाहता हूं। जिस तरह से हिजबुल्लाह बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हालांकि इसराइल ने भी बहुत बड़ा अटैक किया है वहां पे, और काफी लोग जो है मारे गए, लेकिन हिजबुल्लाह की जो ताकत है जिस तरह की, और ग्राउंड ऑपरेशन, अब हिजबुल्लाह भी बात कर रहा था, कल हौती ने की थी, और ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, क्योंकि इस तरह से स्टैंड कर जाना ये मुमकिन नहीं था। क्या लग रहा है कि ईरान बैक में कुछ ज्यादा मदद कर रहा है पहले के मुकाबले अब? ईरान से हर रोज जो मिसाइलें हैं, रॉकेट्स हैं, उनको लगातार हिजबुल्लाह को भेजा जा रहा है। स्टेजिंग इनका होता है, ये ईरान से चल के पहुंचती हैं सीरिया में, और फिर सीरिया से इनको बॉर्डर क्रॉस करके हिजबुल्लाह के यहाँ बेका वैली या बेरूत के दक्षिण में ले जाया जाता है। तो ईरान इन हथियारों को लगातार भेज रहा है। इस युद्ध के शुरुआती दिनों में आंकलन ये था कि हिजबुल्लाह के पास करीबन 40,000 से ज्यादा रॉकेट हैं। हिजबुल्लाह का दावा था कि उनके पास 1,20,000 रॉकेट हैं। CIA और मोसाद का आकलन था कि हिजबुल्लाह के पास 40,000 रॉकेट हैं। अब पिछले एक साल में हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी करीबन 14,000 रॉकेट फायर कर दिए हैं। तो जाहिर बात है कि हिजबुल्लाह के पास अभी भी 26,000 रॉकेट बाकी हैं, और शायद इजराइल हर रोज बड़ी तादाद में इन रॉकेट्स की भरपाई कर रहा है। जो 26 अक्टूबर को इजराइल ने जो हमला किया था, हवाई हमला किया था ईरान के ऊपर, उसमें जो 20 टारगेट एंगेज किए गए थे ईरान में, उनमें से 2 टारगेट जो थे वहां चाइनीज मशीनरी लगी हुई थी, जिसमें कि ईरान की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो रॉकेट में भरने वाला जो सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट होता है, यानी रॉकेट के अंदर जो मसाला भरा जाता है उसको लॉन्च करने के लिए, उस मसाले की फैक्ट्री थी। तो इन 2 फैक्ट्रियों को भी उड़ा दिया इजराइल की एयरफोर्स ने। तो ये माना जा रहा है कि इससे ईरान की जो रॉकेट बनाने की ताकत थी वो थोड़ी कम हो गई है। महज समझिए, पहले अगर वो हर रोज 100 या 200 रॉकेट बना रहा था, तो फिलहाल हर रोज शायद, क्योंकि अब मैनुअली रॉकेट्स के सॉलिड प्रोपेलेंट की फिलिंग करनी पड़ रही है, तो अब हर रोज 100 या 200 रॉकेट की जगह पे ईरान हर रोज करीबन 30 या 40 रॉकेट बना पा रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि
ईरान लगातार सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को रॉकेट सप्लाई कर रहा है और हिजबुल्लाह जो है हर रोज हमला कर रहा है ईरान के ऊपर। क्या हिजबुल्लाह हर रोज हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर। सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल इन हिजबुल्लाह के हमलों से डर के घुटने टेक देगा? ऐसा शायद ना हो। हिजबुल्लाह के इन हमलों से इजराइल परेशान है, तंग है, लेकिन घुटने टेक देने की नौबत शायद फिलहाल नहीं है। जी बिल्कुल गुफ्तगू आखिरी मरहले में है। कैप्टन साहब, मैंने आपसे भी यही कहा था कि ये सवाल जो है आपके लिए भी होगा। मैं एक चीज और कि ये जो तमाम सूरत है, इसमें जो ग्रेटर इजराइल की बात हो रही थी, जिस तरह से दरियाए नील से लेकर के दरियाए फरात तक का जो हिस्सा था, यानी उसमें जो है वो सऊदी का भी काफी हिस्सा आ रहा था, इराक का भी हिस्सा आ रहा था। तो क्या या बफर जोन बनाने की बात हो रही थी या बेन गुरियन कनाल जो है वो बनाने, ऐसे में अभी की क्या सूरत हाल? क्या अभी फिलहाल जो है इजराइल इतनी हिम्मत कर पाएगा कि वो ग्रेटर इजराइल की बात करे? अभी तो इजराइल ही अपने आप में एक बहुत बड़े खतरे में पड़ गया है कैप्टन साहब। जी हाँ, ग्रेटर इजराइल की जो ख्वाब हैं वो तो इजराइल के जो हिस्टोरियन हैं या फिलोसफर्स हैं वो पिछले 100 साल से देख रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है कि ये एक प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है, क्योंकि इजराइल की बाउंड्री को इंटरनेशनल बिरादरी ने डिफाइन कर दिया है, अमेरिका ने डिफाइन कर दिया है। जहां तक अमेरिका की बात है, देखिए सिनाई का जो डेजर्ट है वो अमेरिका ने कह दिया कि वो पूरी तरह से साफ तौर पर, यानी रफास के इस तरफ का पूरा इलाका साफ तौर पर मिस्र के साथ है। इसी तरह से अमेरिका ने क्लियरली कह दिया है कि जहां तक जॉर्डन की बात है, जॉर्डन रिवर जो है वो डिफाइनिंग बॉर्डर है। तो डेड सी से जॉर्डन रिवर निकलती है, तो इजराइल कभी भी इस तरफ नहीं, पूरब की तरफ नहीं आ पाएगा। तो उत्तर की तरफ लेबनान है। अब लेबनान की जो सरकार है उसने भी अपने यहां पर बार बार ये डिक्लेयर किया हुआ है कि वो अपने बॉर्डर को महसूस रखेगी। लेबनान की सरकार इजराइल से लड़ाई ही नहीं करती है, लेकिन उन्होंने इजराइल के साथ एक अंडरस्टैंडिंग सी बनाई हुई है कि इजराइल जो है वो ब्लू लाइन के आसपास ही अपने को रखेगा, नॉर्थ की तरफ नहीं जाएगा। जो लिटानी रिवर है उसको क्रॉस करके अगर जाएगा तो ठीक है, एक दो महीने जाता है, हिजबुल्लाह का पीछा करता है इजराइल का फौज लेबनान में, साउथ लेबनान में, और फिर वापस आ जाता है। तो ग्रेटर इजराइल की जो बात है वो एक ख्वाब है, कहने की बात होती है। इजराइल फिलहाल उसकी बाउंड्री इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तय कर दी है। फैसला सिर्फ इतना है कि जो फिलिस्तीन के जो अरब लोग हैं, जो कि गजा में हैं, जो कि वेस्ट बैंक में हैं, क्या बीच में से एक कॉरिडोर बना के दोनों को लिंक किया जाएगा, ताकि एक जियोग्राफिकली एक सिंगल फिलिस्तीन नेशन बन सके, या चलो इजराइल के अंदर ही एक सिंगल फिलिस्तीन स्टेट बन सके। वेस्ट बैंक एक कॉरिडोर के थ्रू जुड़ा हुआ है गजा के साथ। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी शायद कुछ हद तक सपोर्ट करे। जी बिल्कुल पॉपुलर लीडर नहीं रहे, और यहीं पे मैं कैप्टन साहब से कि कैप्टन साहब पॉपुलर लीडर नहीं रहे, ये बात तेजावत साहब ने कहा। और तमाम दुनिया में जितनी मुखालफत इजराइल की हो रही है, इससे पहले शायद इतनी मुखालफत हमने नहीं देखी। और जितना नुकसान इजराइल का हो गया, जितने लोग इजरायली मारे गए, कि वहां खबरें कम पड़ गई हैं। मारे गए इधर भी, लेकिन ये तो पहले भी मारे जा रहे थे, फिलिस्तीनी तो पहले भी मारे जा रहे थे, सीरिया में लोग मारे जा रहे थे, इराक में मारे जा रहे, लेकिन वॉर जिस तरह से इजराइल के अंदर दाखिल हो गई, और अब ग्राउंड जो पूरा एक वॉर की सूरत बन रही है, ऐसे में कैप्टन साहब क्या आपके हिसाब से मैं अब वहां के बारे में पूछ रहा हूं, क्या नेतन्याहू का हट जाना जरूरी है इजराइल को सेफ रखने के लिए? आखिरी कमेंट, सदारती कमेंट।
पिछले एक महीने में कम से कम 2 सर्वे हुए हैं इजराइल के अंदर, और दोनों ही सर्वेज में ये बहुत क्लियरली साफ तौर पे बात सामने आई है कि नेतन्याहू का पॉलिटिकल बेस बहुत कमजोर हो गया है, और इजराइल की जो आम आवाम है, खासतौर से सेंटर एंड लेफ्ट ऑफ सेंटर, वो जो है एकदम नेतन्याहू के खिलाफ चले गए हैं। जुडिशरी उनके खिलाफ है। सबसे बड़ी बात तो है कि इजराइल की आर्मी, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का भी एक धड़ा ऐसा है जो कि नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगला साल जो इलेक्शन होगा उसमें नेतन्याहू का हार जाना या बाहर चले जाना बहुत हाई चांसेस हैं।